प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज संसद भवन में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की अहम बैठक हो रही है, जो अभी भी जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस बैठक में अब तक कई बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता से लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी तक 4 सत्रों में बटे इस मैराथन मंथन में आज देश की चुनावी व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चाएं हो रही है। और इस बीच लाइमलाइट में रहा बांसुरी स्वराज का बैग। ऐसा क्या लिखा था बांसुरी स्वराज के बैग में, जिससे एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है? देखिए इस रिपोर्ट में। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी। वेबसाइट के आगामी लॉन्च के बारे में बोलते हुए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि वेबसाइट जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा के साथ लॉन्च की जाएगी। इसके माध्यम से सुझाव एकत्रित किए जाएंगे, जिनके सांसद समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि समिति ने 2 बातों पर निर्णय लिया है। एक, विज्ञापन सभी भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा ताकि सभी हितधारक अपनी राय दे सके। दूसरा, वेबसाइट सभी हितधारकों से इनपुट की सुविधा प्रदान करेगी। वेबसाइट क्रैश न हो, इसके लिए तकनीकी विकास में समय लग रहा है। अध्यक्ष चौधरी ने जेपीसी के राज्य दौरे के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति का मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा कर उनकी राय सुननी चाहिए। यही वजह है कि ये दौरा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जेपीसी सबसे पहले महाराष्ट्र जाएगी, फिर मई में उत्तराखंड का दौरा किया जाएगा। इसके अलावा जून में जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब और हरियाणा का भी दौरा किया जाएगा। देखिए, जहां तक वेबसाइट के लॉन्च की बात है, वो तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कमेटी का, सर्व समिति का निर्णय है, सभी का यूनानिमस डिसीजन है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है और सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी सेक्टर्स को, सभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हमें सुनना चाहिए और आम आदमी भी उसमें अपनी ओपिनियन दे सके। तो इसीलिए वेबसाइट का पर्पज है और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट भी शीघ्र जारी होगा। जहां तक टूर प्रोग्राम की बात है, अभी हमने 4 स्टडी टूर जो हैं वो प्लान किए हैं, क्योंकि ये भी कमेटी का सर्व समिति से निर्णय है कि हमें सभी स्टेट्स में जाना है और सभी स्टेट में जाकर करके सभी स्टेक होल्डर्स, जो कि कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सुनना है। तो उन स्टेक होल्डर्स में सुनने के लिए हमारा महाराष्ट्र का जो टूर है वो 17 तारीख से है और महाराष्ट्र के बाद में उत्तराखंड का है, देहरादून का, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का है, और उसके बाद में चंडीगढ़, जिसमें हरियाणा और पंजाबी जो शामिल आएंगे, इन सभी का है। इन सभी स्टेट्स में जाकर करके और सारे उन स्टेक होल्डर्स को सुनना जिनको सुनना चाहिए, जैसे चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, लीगल लुमिनरीज हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, और इस तरह से चाहे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स हों उस स्टेट के, और चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हों, और चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे स्पोर्ट्स की हों, चाहे किसी में भी हों, और चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो। ये सारे में जो हो उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का, वो क्या चाहते हैं, तो जिससे कि कम से कम हमें ये पता लगे कि आम आदमी की भावना क्या है और देश को कितना फायदा होने वाला है। तो हमारा मानना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा अगर हम देखें तो आप देखें, बार बार इलेक्शन की वजह से, एक तो हर इलेक्शन की, चाहे लोकल बॉडीज की हो, ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं भारत के संविधान के तहत, जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनती है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं, उनके लिए वोटर लिस्ट बनती है। लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए वोटर लिस्ट बनती है। तो तीनों के लिए अलग वोटर लिस्ट बनने का मतलब ये है कि हमारे टीचर्स और संबंधित एम्प्लॉय सारों को उनको लगाना पड़ता है, और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, बच्चों का एजुकेशन पे मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है। और उसके बाद में जब आचार संहिता लगती है, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी होता है,
तो पूरे देश में जगह जगह जो है एक माइंडसेट बन जाता है ऑफिसर्स वगैरह का कि जब साल में करीब 5-6 बार इलेक्शन होते हैं जगह जगह, तो पूरे देश में सेंट्रल लेवल पे भी जो है आचार संहिता की वजह से काम उस समय पीरियड में करीब 3 महीने ऐसे निकलते हैं जो कि काम सही मायने में जो होना चाहिए जिस स्पीड से वो नहीं हो पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे हमारे एमपीज हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे एमएलएज हों, उन स्टेट में चुनाव के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी प्राइमरी ड्यूटी है लॉ बनाने की। और चाहे विधानसभा के स्तर पे हों, चाहे लोकसभा के स्तर पे हों, चाहे राज्यसभा के स्तर पे हों, तो सारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो उनका जो एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। और उसके बाद में जब इलेक्शन, जब पोलिंग बूथ वगैरह के जो तैयारी होती है, स्कूल बंद होते हैं, पोलिंग होने के पहले, पोलिंग होने के बाद कई स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पर, उसमें टीचर्स वगैरह भी लगते हैं और पोलिंग बूथ वगैरह के लिए टीचर्स या दूसरे एम्प्लॉय लगते हैं, मेडिकल स्टाफ भी, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह भी लगता है। तो वो मेडिकल हेल्थ इश्यू जो है, हेल्थ सेक्टर में भी प्रॉब्लम आती है आम जन को। और जब इलेक्शन का जो नॉइज है, साउंड है, बार बार रैलियां हैं, रास्ते रोकने की बात है, तो आम आदमी जो है राउंड द ईयर परेशान हो जाता है। तो ये सारी देखें, और जो बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 1.5% जीडीपी को इसका नुकसान होता है। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो सारा का सारा ये जीडीपी में ऐड होगा। ऐड होने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में ये अगर इसका योगदान मिलता है 1.5% का, साफ है इससे कि कम से कम करीब 4,50,000 करोड़ रुपए जो हैं 5 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे। और विकसित भारत जो हम 2047 की बात करते हैं, और अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो हम उस चीज को पहले ही अचीव कर सकते हैं। तो फायदे जो हैं इमेंस हैं, लेकिन हमें लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह को और अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को बुलाकर हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है क्या, किस तरह का बिल होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबिलिटी हो, लंबे समय तक चले। तो हर तरह से हम उनसे व्यू ले रहे हैं, चाहे किसी तरह का हमें बताएं कि भाई कि इस तरह के व्यू में बिल जो है, कानून जो है ऐसा बनना चाहिए, तो हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। जेपीसी की पिछली बैठक 25 मार्च को आयोजित की गई थी, जो 5 घंटे से अधिक समय तक चली थी। बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि इस बैठक के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DN पटेल ने अपने विचार रखे, जिसके बाद सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र हुआ। दूसरे सत्र में भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने समिति के साथ बातचीत की और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान चौधरी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है। देखिए, 2 चीजों का साथ जो है कमेटी ने 2 बातों का निर्णय लिया था अपनी फर्स्ट सेकंड मीटिंग में। एक तो ये है कि एडवर्टीजमेंट जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 106 न्यूज़पेपर सभी भाषाओं में, ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश, सभी भाषाओं में विज्ञापन जाए, जिससे कि सारे स्टेक होल्डर से जो भी देना चाहें अपनी ओपिनियन देवें, क्या ओपिनियन देना चाहते बिल पे। तो हम एक मोड है सुनने का पूरे सभी स्टेक होल्डर से। तो 140 करोड़ का देश है, उसमें सरकार का भी मानना है, कमेटी का भी मानना है कि सभी लोगों को सुना जाना चाहिए। और दूसरा जो है वेबसाइट के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर से उससे अपनी उनकी ओपिनियन, उसके बारे में उनकी सलाह क्या है, तो वेबसाइट के माध्यम से भी मंगाना का है। ये हमारी तरफ से प्रपोजल जो है वो लोकसभा सेक्रेटरीट को पहुंच चुका है, सेक्रेटरी जनरल के पास में, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। क्योंकि वेबसाइट करने का मतलब कितने स्टेक होल्डर्स देंगे तो वो क्रश नहीं हो जाए, तो उसके लिए मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और मुझे विश्वास है कि बहुत ही शीघ्र जो है इसकी अप्रूवल मिल जाएगी, और मिलने के बाद में वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। और जो ही वेबसाइट लॉन्च होगी तो क्योंकि उसमें QR कोड होगा, तो उसी समय न्यूज़पेपर में भी जो है वो एडवर्टीजमेंट होगा। तो उसके बाद में जो है स्टेक होल्डर्स अपना विचार दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं।
उन ओपिनियन को फिर पूरा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट कंसीडर करेगा, कमेटी कंसीडर करेगी। एक और प्रोसेस है सर, टूर स्टार्ट होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी मेंबर्स हैं, या किस तरीके से आप विजिट करेंगे, लोगों के व्यूज लेंगे? देखिए, ऐसा है कि कमेटी का मानना है, ये सर्व समिति से निर्णय हुआ कि कमेटी को सारे स्टेट्स में बिना किसी भेदभाव के सब जगह हर स्टेट में जाना चाहिए और जाकर करके हर स्टेट से उनकी ओपिनियन लाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है अभी टूर शुरू करने के लिए इनिशियली अभी मई के महीने में और जून में, मई में पहले सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र स्टेट को कवर किया जा रहा है और उसके बाद में उत्तराखंड को, देहरादून, उसके बाद में जून के महीने में श्रीनगर कवर करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके बाद में चंडीगढ़, जिसमें पंजाब और हरियाणा जो हैं दोनों स्टेट और यूटी तीनों जो हैं एक साथ उनके लिए वहाँ पर जाकर के उनकी ओपिनियन लेंगे सभी स्टेक होल्डर्स की। जो जो हमने कैटेगरीज बनाई अलग अलग, जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीगल लुमिनरीज हैं, वहाँ के और भी जो लोग स्टेक होल्डर्स जो हैं जो कि कमेटी के सामने आकर करके अपनी बात बताना चाहते हैं, तो इन जगह पे जाकर करके इनको सुनेंगे सारा। सर, ये नेक्स्ट जो है वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग कब होनी है और कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है वो आएंगे, क्या रहेगा नेक्स्ट मीटिंग? देखिए, अभी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 22 को है अप्रैल को। 22 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 से टाइमिंग जो है और शाम को मुझे लगता है 7 बजे तक चलने का है, बीच में लंच ब्रेक होगा। उसमें पहले स्लॉट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी आ रहे हैं और उसके बाद में जो हैं डॉक्टर BS चौहान भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने भी 2018 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट उनकी भी है। और उसके बाद में SN जहाज जो हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के जो रह चुके हैं वो भी आएंगे। और उसके बाद में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लीगल लुमिनरी हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वो भी आएंगे 2 तारीख 22 को। बैठक के दौरान एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जब संसद भवन पहुंची तो उनके हाथ में एक अनोखा बैग था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। बैग पर छपा ये संदेश साफ तौर पर एक राजनीतिक बयान था जिसे कांग्रेस पर निशाने के तौर पर देखा गया। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते हैं एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। मैं पूछना चाहती हूँ
कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजीएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। इसके अलावा जेपीसी की बैठक में पहुंची एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पर बातचीत की। उन्होंने एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच हुई बैठक पर कहा कि राज्य में अपराध और पानी की समस्या बढ़ रही है और सभी को साथ मिलकर काम करना जरूरी है। आती है कि दोनों फैक्शन एक हो जाए एनसीपी का महाराष्ट्र की भलाई के लिए। देखो, महाराष्ट्र में मैं देवेंद्र जी से बहुत दिन से विनती कर रही हूँ कि महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा है, महाराष्ट्र में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो आपके चैनल सारे दिखा रहे हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि ऑल पार्टी एक अर्जेंटली मीटिंग बुलाए और महाराष्ट्र के क्राइम और पानी की समस्या में सब में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को बीजेपी सांसदों ने दूरदर्शी और ऐतिहासिक बताया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज अगर देश का विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उनकी सरकार के कामों के कारण हो रहा है। इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। It is all because of the initiative of Prime Minister Modi and his government. One nation, one election भी उस दिशा में है। एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा। 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा, लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज अपना सिक्योरिटी का काम कर सकती है, टीचर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अधिकारी अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम बेहतर कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा है कि ये पहली बार नहीं, 1952 से लेके 1967 तक, 1952 से लेके 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था। पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते थे, लेकिन बार बार जिस तरह से कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से गिरी, उसके कारण अलग थलग पड़ गए राज्यों के चुनाव। अब समय आया है एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा, इंदिरा जी की सरकार में 1983 में कहा, 1999 में लॉ कमीशन ने कहा, अब हाई लेवल कमेटी ने कहा, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो ये राष्ट्र हित में होगा, इससे देश का भला होगा। सरकार की जो पहल है, समय बार बार चुनाव जब होते हैं तो विकास बाधित होता है। इस नाते सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव हो। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जब 18 साल उम्र के ही लोग मतदाता हैं, तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों हो? तो वन नेशन वन इलेक्शन में पहली प्राथमिकता तो वोटर लिस्ट एक होगी। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि नाम काट दिए गए, नाम निकल गया, पुरानी वोटर लिस्ट में था, नई वोटर लिस्ट में नहीं है, इस तरह का जो आरोप, एक तो ये इससे निजात मिलेगी और मतदाताओं की संख्या वोट देने वाले लोगों की बढ़ेगी। क्योंकि पंचायत चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोट का परसेंटेज 98%, 95% तक चला जाता है, 100% तक चला जाता है।
लेकिन वहीं जब विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आते हैं तो परसेंटेज काफी गिर जाता है। इस नाते वोटर लिस्ट का एक होना देश के लिए, समाज के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार जो भी कदम उठा रही है वो प्रदेश के हित में, देश के हित में, समाज के हित में वो काम हो रहा है। ये सरकार की जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है वह देश के हित। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सालों भर 365 दिन कोई न कोई चुनाव होते रहता है देश में, और जब चुनाव की घोषणा होती है तो आचार संहिता लग जाता है, सारे विकास के काम अवरुद्ध हो जाते हैं और देश का खर्चा भी जो आम नागरिकों के विकास पर खर्चा किया जाता और जो जनता का पैसा है उसको चुनाव के नाम पर जो है खर्च किया जाता है, देश की संपत्ति का उससे कहीं न कहीं लॉस होता है। अगर एक साथ चुनाव होगा तो संपत्ति भी देश का बचेगा, नेताओं का समय भी बचेगा और इसके साथ साथ जनता के आकांक्षा पर भी सरकार स्थिर मन से काम कर पाएगी। अभी एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरा इलेक्शन आ जाता है, फिर स्थानीय निकाय का आ जाता है, कभी नगर निकाय का आ जाता है, और पहले भी लगातार आजादी के बाद से 1967 तक या उसके आसपास तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। ये तो कांग्रेस के जमाने का पाप है कि 100 से ज्यादा बार उसने इमरजेंसी और आपातकाल लगाया इस देश में, और इसलिए अलग अलग प्रदेश की सरकार का अलग अलग जो है चुनाव का समय हो गया। ये बहुत ही अच्छा पहल है और मेरी पूरी उम्मीद है कि देश की 140 करोड़ जनता इस बात को पसंद करेगी कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सिर्फ संवैधानिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चा भी हलचल तेज में आ गया। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने साफ किया कि जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिससे आम जनता से राय ली जाएगी और इसके लिए राज्यों का दौरा भी होगा, महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक और संसद से जनता तक। अब ये बहस पूरे देश की हो चुकी है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे आज के शो को यहीं समाप्त करने का। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।